नमस्कार, मैं विद्रोही जनता। दोस्तों, भारत सरकार ने यूपीएस को ले आया है। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सीधे शब्दों में अगर आप समझें तो फिर से पेंशन की व्यवस्था लागू हो गई है। इससे केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा और केंद्र सरकार के ऊपर 6400 करोड़ का एक्स्ट्रा बोझ आएगा, जिसकी की पूर्ति आम जनता से टैक्स लेकर कर ली जाएगी। यहाँ तक तो दोस्तों सब चीज़ ठीक है, लेकिन दोस्तों तकलीफ बस एक बात से है, और वो बात ये है कि सरकार ने ये कहा है कि सरकारी कर्मचारी गरिमापूर्ण जीवन वृद्धावस्था में जी पाए, इसके लिए इस स्कीम को लाया गया है। तो दोस्तों, सरकारी कर्मचारी गरिमापूर्ण जीवन जिए, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही गरिमापूर्ण जीवन क्यों जिए? प्राइवेट कर्मचारी क्यों नहीं? किसान मजदूर क्यों नहीं? आप 50,000, 40,000, 50,000 रुपया 60 के बाद पेंशन देंगे सरकारी कर्मचारियों को, लेकिन इधर के 60 के प्लस कर्मचारियों को, लोगों को, किसानों को, मजदूरों को 400 रुपया पेंशन दे रहे हैं। ऐसा क्यों? ये दोहरी नागरिकता क्यों की जा रही है? दोहरी नागरिकता क्यों अपनाई जा रही है? क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि वो भ्रष्ट हैं, वो साले काम नहीं करते हैं, इसलिए आप उनको देशभक्त कर रहे हैं। क्या ये कारण है? क्या प्राइवेट कर्मचारी काम कर रही है, मेहनत कर रही है, कम सैलरी में खट रही है और इसलिए ये देशभक्त नहीं है? मैं देशभक्त का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों कि चाहे प्राइवेट कर्मचारी रहिए, मजदूर रहिए या किसान रहिए, हर किसी को वृद्धावस्था में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अगर आप सरकारी कर्मचारी को 40,000 पेंशन दे रहे हैं तो इधर के लोगों को 5,000, 4,000 भी तो पेंशन दे सकते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, बिहार में 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि किसी को 400 और किसी को 40,000, ये क्या है? मैं पहले भी इस मुद्दे को उठा चुका हूं और फिर से मैं उठा रहा हूं कि समान पेंशन योजना आना चाहिए। 60 के बाद हर किसी को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। आप पेंशन इसलिए दे रहे हैं सरकारी कर्मचारियों को क्योंकि आप ये कहते हैं कि हमारा स्टेट वेलफेयर स्टेट है। ठीक है, अगर वेलफेयर स्टेट है तो इसमें सिर्फ वेलफेयर सरकारी कर्मचारियों के साथ ही क्यों? आम जनता, किसान, मजदूर, प्राइवेट कर्मचारियों को क्यों नहीं पेंशन मिलनी चाहिए? बहुत बड़ी मुद्दा है दोस्तों, और इस पे सोचने की बात है। सरकार, हम और आप अक्सर इस बात को बोलते हैं कि मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। मुझे बताइए, मेरे भारत में महान कौन सी चीज़ है? जहाँ न्याय नहीं मिलता, जहाँ बिना घूस दिए एफआईआर दर्ज नहीं होता, जहाँ ब्लॉक में लोकल स्तर पर बिना पैसे दिए एक फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर नहीं जाती, वो देश महान कैसे हो सकता है? बेसिकली दोस्तों, हमको, आपको, सबको इस देश के प्रोपेगेंडा एजेंसियों ने मिलकर मूर्ख बनाया हुआ है। हर बार 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम लोगों को देशभक्ति का चूरन खिला दिया जाता है और कहता है कि आप आज़ाद हैं। 15 अगस्त के बाद पहले गुलाम थे। दोस्तों, अब अगर आपको कोई ये बात कहे कि पहले गुलाम थे, तो आप उनसे ज़रूर पूछिएगा कि 15 अगस्त के पहले, 1947 के पहले अगर गुलाम थे तो मुझे 5 चीज़ें बताइए जिसके आधार पर यह साबित हो सके कि हम गुलाम थे। बस 5 चीज़ें। याद रखिए दोस्तों, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का बात नहीं कर रहा,
मैं आपको ब्रिटिश राज को दो हिस्सों में स्पष्ट रूप से तोड़कर बता रहा हूँ कि 1757 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। वो एक प्राइवेट कंपनी थी। मैं मानता हूँ कि वहाँ पर कुछ नाइंसाफ़ियाँ हुई है, लेकिन 1858 से 1947 तक ब्रिटिश राज का शासन रहा है। सीधा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा शासित हुआ है और यहाँ पर धीरे धीरे डेमोक्रेसी को ब्रिटिश के द्वारा लाया गया। 1947 के बाद भी ज़्यादातर कानून वही रही जो ब्रिटिश राज में कानून थी। तो दोस्तों, हम और आप आज़ाद अगर हुए तो किस चीज़ से आज़ाद हुए? क्या सिर्फ ब्रिटिशर के यहाँ से चले जाने से हम और आप आज़ाद हो गए? दोस्तों, ये बहुत बड़ा धोखा है। ये देश आम जनता को गुलाम बनाकर रख रही है, आम जनता को गुलामी करने के लिए मजबूर कर रही है। प्राइवेट कर्मचारियों का शोषण आज इतना इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं और मजबूरन में प्राइवेट कर्मचारियों को हद से ज़्यादा काम लिया जा रहा है और उस कंपनी के ऊपर डायरेक्ट कर्मचारियों के ऊपर टैक्स ना लगाकर साथ में कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता है कि कंपनी अपने प्राइवेट कर्मचारियों को ज़्यादा सैलरी दे ही नहीं पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। और इसको निचोड़कर, साला माल निचोड़कर दोस्तों सरकारी कर्मचारियों को दे दिया जाता है। और इससे भी बुरी बात दोस्तों ये है कि चूंकि हर काम में समान सैलरी नहीं है जिस तरह जर्मनी में है, तो होता यह है कि हर कोई लोग इस उम्मीद से पढ़ाई करते हैं और कि आगे जाकर सरकारी नौकरी लेना है। सरकारी नौकरी भैया क्यों लेना है? क्योंकि सरकारी नौकरी में काम नहीं करना पड़ता है और पेंशन सैलरी सब मिलती है। ये लोगों के बीच में अवधारणा बन गई है अब कि सरकारी नौकरी में काम नहीं करना पड़ता है। और आप पाएंगे कि चाहे सरकारी स्कूल हो या सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, वहाँ बुरी दशा है, बुरी व्यवस्था है। पूरी व्यवस्था इतनी बुरी हो गई है कि वहाँ अच्छे घर के लोग नहीं जाते हैं, मिडिल क्लास भी नहीं जाते हैं। सरकार हमारी और आपके जैसे लोगों का शोषण कर रहा है, हमें और आपको गुलामी के जंजीरों से जकड़ कर रखा है। सही मायनों में अगर मैं कहूँ दोस्तों, तो 15 अगस्त 1947 के बाद हम लोग जितना गुलाम हुए हैं उतना गुलाम 15 अगस्त 1947 के पहले भी नहीं थे। ये एनसीईआरटी के इतिहास बुक में बार बार इतना रटा दिया गया है 10वां तक में कि लोगों को लगता है कि हम और आप गुलाम थे। अगर पहले गुलाम थे तो आज महागुलाम हो चुके हैं। हर मामले में दोस्तों, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, न्याय, हर मामले में नेता मौज कर रहा है, सरकारी कर्मचारी मौज कर रहा है, प्राइवेट कर्मचारी दुख भोग रहे हैं, मजदूर दुख भोग रहे हैं, किसान दुख भोग रहे हैं, छोटे बिजनेसमैन दुख भोग रहे हैं। आज़ाद सिर्फ 2 ही लोग हुआ है 15 अगस्त 1947 को। वो 2 लोग कौन हैं? 2 समुदाय बोल सकते हैं, एक नेता, एक सरकारी कर्मचारी। बस ये आज़ाद हो गए हैं। और ये आज़ाद इस प्रकार हुए हैं कि भैया 15 अगस्त 1947 के बाद इनके ऊपर कोई जवाबदेही है ही नहीं। ये काम करे ना करे घंटा फर्क नहीं पड़ता है किसी को। आज़ाद तो सरकारी कर्मचारी हुए हैं। हम और आप 15 अगस्त 1947 के बाद गुलाम हो गए हैं। हकीकत यही है। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं 15 अगस्त 1947 के बाद आज़ाद हुए हैं, तो 5 पॉइंट कॉपी में लिखकर कमेंट में बता दीजिएगा वो कौन सा 5 पॉइंट है जिसके आधार पर हम लोग 15 अगस्त 1947 के पहले गुलाम थे। क्या सिर्फ गोरे चमड़ा वाला लोग अगर शासन कर रहा है इसका मतलब क्या है कि हम लोग गुलाम हैं? और ये भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट कर्मचारी शासन कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आज़ाद हैं, चूंकि ये हमारे बीच से निकले हैं? सोचने वाली बात है दोस्तों। जापान में 60 वर्ष के बाद हर किसी को पेंशन दी जाती है ताकि वो गरिमापूर्ण जीवन जी सके।
तो भारत देश में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही क्यों पेंशन मिले? आप उसे अगर 40-50 दे रहे हैं तो यहाँ 4,000 तो दीजिए, 5,000 तो दीजिए, ताकि वो गरिमापूर्ण ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर सके। आप 400 दे रहे हैं, 200 दे रहे हैं, केंद्र सरकार बीपीएल वाले को 200 दे रही है, राज्य सरकार 400 दे रही है, इससे क्या होगी? और टैक्स भर भर झोला बटोर के ले रही है। क्रूड ऑयल पे लगभग 60% टैक्स है दोस्तों। आप जो पार्ट्स खरीदते हैं उस पर टैक्स है, आप मोबाइल खरीदते हैं उस पर जीएसटी भरते हैं, एक एक सामान पर टैक्स लिया जा रहा है, रोड टैक्स। ऑन एन एवरेज जब आप कोई गाड़ी शोरूम से निकालते हैं 49.5% उस पर टैक्स रहता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, दुनिया में सबसे अधिक टैक्स भारत सरकार लेती है। अगर आप कोई कार खरीद रहे हैं तो उस पर 49.5% टैक्स है एक्स शोरूम पर। ये आपको पता नहीं है, लेकिन ये टैक्स लगता है। उसके बाद जो आप ऑन रोड करवाते हैं वो टैक्स अलग से लगता है। इतना सारा टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन सब घपला हुए जा रहा है। मैं इसमें सिर्फ एक पार्टी को सही मान रहा हूं, जो कि पार्टी भी बनी भी नहीं है दोस्तों, जनसुराज। उसके नेता प्रशांत किशोर जी कम से कम इतना तो वादा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो हर किसी को जो 60 वर्ष से प्लस के उम्र के लोग हैं उन्हें 2,000 रुपया महीना पेंशन दिया जाएगा। मात्र एक पार्टी ऐसी है जो अभी बनी भी नहीं है लेकिन बोल रही है। लेकिन डर इस बात का है दोस्तों, ये जाहिल, बिहार के जाहिल जनता ये इस बात को समझेंगे भी या फिर देशभक्ति का चूरन खाकर या जातिवाद के नशों में दारू मुर्गा खाकर किसी और पार्टी को वोट करके आ जाएंगे। इसीलिए किसी ने यह भी कहा है कि डेमोक्रेसी अच्छी उस देश के लिए है जहां का जनता शिक्षित है। डेमोक्रेसी सबसे घटिया शासन उस देश के लिए है जहां का जनता मूर्ख है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का चूरन और देशभक्ति का चूरन खिलाकर भारत सरकार आम जनता को अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम बनाकर रखी हुई है। और आम जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है दोस्तों जो इस सरकारी नौकरी के चक्कर में अपने जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों जागिए, भारत सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और हर किसी से इस सवाल को पूछिए कि वृद्धा पेंशन, सरकारी पेंशन सिर्फ सरकारी नौकरों को ही क्यों मिले? आम जनता, किसान, मजदूर, प्राइवेट कर्मचारियों को भी एक न्यूनतम पेंशन क्यों ना दिया जाए जिससे वो गरिमापूर्ण जीवन जी पाए? सिर्फ गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सरकारी कर्मचारियों को और नेताओं को ही क्यों? क्या हम लोग गुलाम हैं? क्या हम लोग सेकंड दर्जे के सिटीजन हैं? इस बात को दोस्तों पूछिए और इस मुद्दे को उछालिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।